बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। कल 9 मई था और 9 मई के दिन तारीख़ में एक ऐसा दिन लिखा गया है जब एक बड़े लीडर को और साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया और इमरान खान साहब को कल इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उनका कहना है कि हाई कोर्ट के अहाते में से इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान भर में लोग जो हैं उनके चाहने वाले वो बाहर सड़कों पे आ चुके हैं और उनमें शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ये गिरफ़्तारी और ये सारा वाक़या ख़ास उस वक्त पेश आया जब मुल्क में माशी तौर पे और सियासी तौर पे इंतहाई नामुनासिब हालात चल रहे थे और जब महंगाई की वजह से और मईशत की वजह से इतने सारे मसाइल का अंबार था, उसमें एक मसला बीच में और आ चुका है। इलेक्शन की तारीख़ों का मतलब फ़ैसला हो रहा था, उस हवाले से बात हो रही थी कि कब इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस तारीख़ों का अभी कुछ पता नहीं है, मगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अवाम में ये जो गुस्सा है कल इनकी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद से देखने में आया। सड़कों पे अवाम निकले हुए हैं, सारी रात अवाम इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों में बाहर रहें और बहुत सारी बिल्डिंग्स और कुछ ऐसी जगहों पे जाके तोड़ फोड़ की गई है जो नहीं करनी चाहिए थी और कुछ जगहों पे आग भी लगा दी गई है। एहतजाज का ये वाला जो फेज़ है ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है, मगर अवाम का गुस्सा जो है वो इससे ज़ाहिर हो रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे और पाकिस्तान में हमारी सियासत जो है वो मतलब कौन सा रुख लेगी, इस वक्त हम इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में अपने मेहमान को एक दावत दे चुके हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुदस्सिर फ़ारूकी साहब। आप एक एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ सर, शुक्रिया आपका। तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया आपने बुलाया। अच्छा, और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जनाब मुबशिर मीर साहब। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा मुदस्सिर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे आगाज़ कर सकता हूँ? बिस्मिल्लाह। मुबशिर साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब की इस गिरफ़्तारी का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या है और इमरान खान साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया है? ये बड़ा तो ऑब्वियस से आप देखें, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को बड़ा सिंपल ही समझा जा सकता है कि हमारी जो सियासत का तर्ज है, जो अंदाज है, जो यहाँ पे होता है कि एक हुकूमत में होते हैं लोग और जो हुकूमत के मुखालिफ होते हैं वो उनके खिलाफ केसेस भी बनाते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। तो ये वतीरा जो है हमारा मुसलसल कई दहाइयों से ऐसे ही चला आ रहा है। हमने इसमें कोई जो है वो नयापन यही पैदा किया है कि हम हर दफा जो है वो ज्यादा बुरे तरीके से ऐसे इश्यूज को हैंडल करते हैं और हम कल की जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान पूरे में, उसमें आप देखें कि बाद में जो वीडियो इमरान खान की जारी हुई उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका मतलब है उनके पास भी मालूमात आ गई थी कि इस सूरत हाल में इस दफा उन पे बहुत ज्यादा जोरदार किस्म की अटेम्प्ट होनी है। तो लिहाजा वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे वारंट दिखाए जाएंगे तो मैं आराम से चला जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो उन्होंने उन्हें ह्यूमिलेट किया है
पब्लिक का एंगर जो है वो ज्यादा उससे भी बड़ा है। जैसे ही वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है कि इमरान खान को किस तरह घसीट के ले जाया गया है, इसकी मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं थी। उनको वारंट दिखाए जाते और दिखाए गए होंगे और तो उसके बाद वो खुद ही उठ के बैठ जाते गाड़ी में। जी हाँ। लेकिन जिस तरह ह्यूमिलिएशन जो है, ये एक पता नहीं, मुझे ये भी समझ नहीं आई कि उनको गिरफ्तार करने के लिए जो कोर्ट का जो अहाता है उसको क्यों इस्तेमाल किया गया, वो भी एक, उसको भी अदालत ने भी उसको बुरा समझा है। फिर इतने ज्यादा एक फोर्स कमांडोज की जो है वो भी एक बड़ी जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल जो है वो शो कर रही थी, कैसे उनके ऊपर कोई अटैक किया गया। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस तरह के फैक्टर्स ने उनके जो फैंस हैं, जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, जो उनके जितनी भी उनकी टीम है जो उनके साथ वाबस्ता है, बहुत जज्बाती लगाव है उनके साथ लोगों का, तो उन्होंने फिर वो गम गुस्सा जो है वो जिस तरह दिखाया है। और ये तो सबको पता है इस वक्त कि जो पीटीआई है उसकी स्ट्रीट पावर इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है। वो उनकी एक कॉल जो है वो हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं हर शहर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिहाजा ये एक एंगर जो है ये मुझे उसकी एक वजह ये भी नजर आती है। और सर ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त जो पीटीआई के फॉलोअर्स बाहर निकले हुए हैं ये कोई कीमे वाले नान या किसी बिरयानी के चक्कर में नहीं आए हुए। नहीं, ये हर वो तो देखें कि जैसे जैसे वो मैसेज सोशल मीडिया से जो है वो स्प्रेड हो रहा था तो लोग जो है वो जॉब दर जॉब उसमें जिस जिस शहर में वो रहते हैं वहां से वो जिस पॉइंट पे उनको कॉल आ रही थी वहां से वो सारे लोग जमा हो रहे थे। अब जब उसमें कोई सियासी रहनुमा सीनियर था भी नहीं, ये भी एक होता है मसला कि लोग खुद ब खुद जब आ जाएं तो किसी की कोई क्यादत नहीं है, बल्कि जो बंदा जो आवाज दे दे कि इधर चलो तो उधर चल पड़े, उधर चलो तो उधर चल पड़े। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सूरत हाल जो गम गुस्से की थी उसमें जिसने जिस तरफ आवाज दी है जाने की जो करने की। और फिर एक चीज और भी है कि उसमें ये देखा गया है, कुछ वीडियोस ऐसी मेरी नजर से भी गुजरी हैं कि कुछ नकाब पोस्ट जो हैं अब वो वल्ला आलम कौन लोग हैं कि जो है वो प्रॉपर जलाओ गिराव कर रहे हैं। सारी जितना मॉब है सारा नहीं जलाओ गिराव कर रहा, फ्यू पीपल कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर नकाब पोश हैं। ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सर असद उमर साहब ने बयान दिया ना कुछ, उन्होंने ऐसा ये भी कहा है कि कुछ लोग हमारी तरफ से हमारे इस क्राउड में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ जो है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। खैर ये तो देखें, ये तो जब भी जो भी पार्टी करती है वो उस वक्त ऐसी ही सूरत हाल सामने आती है, ऐसे ही बयानात सामने आते हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे, बाहर से लोग आए थे और उन्होंने ये कर दिया। अब माजी में भी देखें तो वो अचानक क्राउड के पास जब डंडे आ जाते हैं तो तब वो भी ये कहते हैं कि ये पता नहीं कोई बाहर से लोग आए थे, वो खुद ही डंडे लेके आए हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए और ये सारा काम जो है शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि कोई इंजीनियर्ड मामला होते हैं जो मैनेज किसी न किसी लेवल पे हुए होते हैं कि किस तरह इस सूरत हाल को सबोताज करना है, मजीद खराब करना है, मजीद इसके अंदर ऐसी चीजें जो हैं वो ऐड हो जाएं ताकि जो है ना वो ब्लेम जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो ये भी एक जो है ना मॉब क्योंकि जब किसी की क़यादत में नहीं होता तो फिर इस तरह के इम्कानात जो हैं वो बड़े वाजे होते हैं कि पॉसिबिलिटी होती है। मुबश्शिर भाई लाइन पर रहिएगा आप, मैं जरा मेरे साथ मुदस्सिर फारूकी साहब है, मैं इनकी भी राय शामिल करना चाहता वाले से। अच्छा मुदस्सिर साहब, जिस तरह बशीर भाई ने ये कहा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, हमारी सियासत का ये एक हिस्सा है, ऐसी होती है कि जो इक़्तिदार में नहीं होता उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं और पूरी कोशिश होती है किसी तरह उसे सलाखों के पीछे ले जाया जाए। तो हम वक्त के साथ साथ ऐसे मामलात में बेहतरी लाने की बजाय और इनको बदतर करते गए और इनको मिस हैंडल कर रहे हैं इन सारे केसेस। तो आप इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। कराची पाकिस्तान को बने तकरीबन कोई 75 साल हो गए हैं। कई पार्टियों ने यहाँ पर हुकूमत की, कई पार्टियाँ हुकूमत से आईं और चली गईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही और उससे पहले मियाँ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। आप देखें कि अगर माजी के अंदर हमेशा देखा जाए तो जब भी कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है तो हमेशा अपने मुखालिफिन के लिए कोई ना कोई ग्राउंड तैयार करती है। अब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए तो उनके ख़िलाफ़ 13 इत्तेहादी जमातें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर और उन लोगों ने मिलकर इनके ख़िलाफ़ जो भी किया, इसके अंदर क्या केसेस हैं,
इसके ऊपर तो नैब बताएगी आपको बेहतर, हाई कोर्ट बताएगी कि उनके पास क्या क्या एलिगेशंस हैं। जो मामलात कराची में और पाकिस्तान में कल हुए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो सर इसके अंदर ये है कि जो भी कायद होता है किसी भी जमात का, उनके जो लोग होते हैं उनका एक अपना ज़ाती जज्बा होता है उनके साथ, एक उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, एक उनकी मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है। इश्क को निभाने के भी दो तरीक़े होते हैं, एक तरीक़े से निभाया जाता है और एक गैर तरीक़े से निभाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज करना तो हर आदमी का हक़ है, अपने कायद के लिए मोहब्बत करना उसका हक़ है, लेकिन जिस तरीके से सियासी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, आप देखें बसों को डंडे, ये जो कल पीपल्स बस को आप देखें तोड़ फोड़ की गई है, ये हमारे और आपके लिए बनाई गई है, आम आवाम के लिए बनाई गई है। ये किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक ओहदेदारान ने उसमें नहीं बैठना, सियासी जमातों के अमीरों ने उसमें नहीं बैठना, वज़ीरों ने उसमें नहीं बैठना, उसमें हमने और आपने बैठना है, हमारी और आपकी फैमिलीज़ ने बैठना है और इस तबके के लोगों ने बैठना है जिसके अंदर वो बसों का इस्तेमाल होना है। कहीं पर आगे जलाओ घेराव करना, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कराची की गयूर अवाम ने काफ़ी हद तक आप समझें ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया। इतना तोड़ फोड़ जलाओ घेराव कराची में नहीं हुआ, एक शाहरा को तो उन्होंने बंद किया था, लेकिन उसके अंदर भी किसी ऐसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि उन्होंने वो टायर वगैरह जलाकर उसको वो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर कभी ये सियासी मामलात होते रहते हैं, हो सकता है कि कल इमरान खान साहब अपने किसी वजह से रिहा हो जाएँ, तो ये रिहाई गिरफ्तारियाँ ये तो सियासी आपको पता है मामलात चलते रहते हैं, लेकिन कौम को जो है ना बिल्कुल एहतजाज इस तरीके से करना चाहिए कि ये मुल्क पहले ही गुर्बत, बेरोज़गारी और मईशत, आपने एक बस जलाई, उस एक बस में जलने वाले उस बस का ड्राइवर बेरोज़गार होगा, उसका बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कोई आप सियासी इमलाक को, किसी हस्पताल को, किसी भी चीज़ को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे आपके बहन भाइयों ने ही सुबह आके वहाँ नौकरी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस हवाले से मज़ीद हम प्रोग्राम में बात अपने मेहमानों से, ये जो मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, इसका असर क्या होगा? मतलब क्या इसके लिए मतलब जिन्होंने ये सब कुछ किया है या हुकूमत बिल्कुल तैयार थी, उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा? टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर मीर साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। मुबशर साहब, देखिए, गम और गुस्सा के लिए मतलब जो इनका रिएक्शन होना था, जितने फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, उनके लिए हुकूमत तैयार तो होगी, उनको अंदाज़ा तो होगा। क्या वाकई अंदाज़ा था कि इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ होगा और इस किस्म की तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी? और दूसरा ये बताएं कि इस सारे एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा? इससे क्या होगा कि इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा कि ये लें जनाब, आपने एहतजाज किया है, हम आपके ये लीडर को जो है रिहा कर रहे हैं, ऐसा होगा? या वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? क्या होगा? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। जी फहीम भाई, मेरा ख्याल है कि यकीनन इसके सर्वे किए गए होंगे और इस पे बड़ा जो है वो डिस्कशन भी बड़े हाई लेवल पे किया गया होगा कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, और बिल्कुल उनके खदशात होंगे कि इतनी पब्लिक निकलेगी। लेकिन आप देखें कि एक बड़ी आम चीज जो चल रही है पाकिस्तान में, पहले ही एक डिस्कशन चल रही है 14 मई का इलेक्शन। क्या 14 मई का इलेक्शन होता है या नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो मुसलसल चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका जो है 2 दफा तकरीबन जो है वो ऐलान ही किया फैसले के साथ कि ये फैसला तब्दील भी नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अभी इस वाक़े से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लाहौर में एक सेमिनार से खिताब करते हुए भी आपने उस फैसले का जिक्र किया और इस बात का उनका इशारा था कि ये फैसला अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं नजर आ रहा था कि इतना क्योस क्रिएट करने का और कौन सा तरीका हो सकता है कि इलेक्शन के लिए माहौल नासाजगार होने का ऐलान किया जाए। तो ये एक उनके लिए एक, जो लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, यकीनन उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो शामिल है। जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तो जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने आके उसकी वजाहत शुरू की है। हालांकि नैब ने गिरफ्तार किया है तो वो नैब के तर्जमान तो नहीं है, और उनके बाद जो है वो वजीर कानून जो है दूसरे तारड़ साहब, आजम तारड़ साहब फरमा रहे थे कि ये तो नैब का जो है वो मामला था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये नहीं समझ आती कि किस तारड़ की बात पर यकीन किया जाए। सर, ये तो बयानात में तो देखें, सिक्योरिटी जराये की जो खबर है वो ये भी है कि फौज का सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं।
चले देखिए- वो भी कह लें, लेकिन आप ये देखिए कि जो अब आपका अगर दूसरा आपका पोर्शन है, मैंने ये कहा कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने का एक तरीका है या एक रास्ता है या एक उनका समझ ले कोशिश है। दूसरी बात कि इसका इम्पैक्ट, ये एक बहुत बड़ा सवाल कि इम्पैक्ट तो आपने देख लिया कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस इशू को कैसे कवर किया और पाकिस्तान के इमेज पे क्या उसके असरात आए कि पाकिस्तान में अदालतों के अंदर से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का जो पहले ही जो इंडेक्स है वो कितना गिरा हुआ है और किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, फोर्सेस किस तरह अदालतों के अंदर भी घुस सकती हैं, ये एक सवाल पैदा हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। अब सर, इसके देखें, जो ठीक इकोनॉमिक है। इम्पैक्ट हैं वो मेरा ख्याल है बहुत बुरे हैं। सर और इस बशीर वक्त साहब हमें देखें, नजर आ सवाल रहा है के कि दूसरे हिस्से की गवर्नमेंट तरफ आते हैं। अब होगा क्या? क्या इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा या मतलब क्या होगा? ये जो इस वक्त बहुत सारे शहर, बहुत सारी बड़ी शाहराहें बंद हैं इस वक्त, कारोबारी जो मामलात सारे मुतासिर हो चुके हैं बुरी तरह से मुल्क भर में, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कल हमने देखा कि उस फैसले को देखें जो बाद में हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने दिया कि जी ये गिरफ्तारी कानूनी है, तरीकाकार गैर कानूनी है, इस तरह का उनका एक फैसला जी, आया। जी। ठीक है, तो जब उन्होंने गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी है तो इसका मतलब है कि आज उनका रिमांड होगा और तफ्तीश का अमल होगा और उसके बाद ही जाकर जब वो अपना तफ्तीश का जो एक टाइम है वो जब तक पूरा नहीं कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि उनकी जमानत के इम्कानात नहीं है। तो अभी तो नहीं लगता कि इमरान खान फौरी रिहा हो सकते हैं। अभी तो जो अदालत का प्रोसेस है, जो आगे एक प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है, अब उस तरफ सिलसिला चल पड़ा है। कोर्ट का फैसला आ गया कि ये कानूनी गिरफ्तारी है, तो अब वो कानून के मुताबिक जो इसका इस तरह के मामलात में डील होता है उस तरह सिलसिला चलेगा। एहतजाज ठीक है, पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो उनका राइट है, वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये उनका मसला हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने या जो नेट की काम है, मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को उसी तरह लेके चलेंगे जिस तरह वो दीगर गिरफ्तारियों में लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है और इस तरह ये हालात रहे तो मुल्क की मईशत को और कितना नुकसान पहुंच सकता है? सर दो बातें हैं इसके अंदर भी कि मुल्क की मईशत तो पहले ही आपको पता है हमारी मईशत का तो हाल बिगड़ा हुआ है। डॉलर कहीं पहुंच गया, सोना कितना महंगा हो गया, बेरोज़गारी बहुत है। इसमें मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें भी दो पहलू हैं, एक दीनी और एक दुनियावी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो उम्मत अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है और उसकी हिदायत की किताब से गाफिल हो जाती है तो उसके ऊपर मईशियत को सख्त कर दिया जाता है, उसकी इकॉनमी को टाइट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअल अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ बतौर ख़ुद के शायद हम अल्लाह ताला के उतने करीब नहीं हैं जिसकी वजह से इस मईशियत के ऊपर हमारा एक मसला है। ये है पहला ज़ाती मसला जिसको मैं ओन करता हूँ अपने तौर के ऊपर, बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। कि उसके बाद जो है जो मुल्की मसाइल और माशी मसाइल हैं उसके अंदर देखें अगर हुकूमत की जो प्लानिंग्स हैं उनका बड़ा फुकदान है। जैसे कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो कोई रूट मैप नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, आपने पहले सिक्योरिटी अलर्ट करनी चाहिए थी, उसके बाद आपने उनको गिरफ़्तार कराना चाहिए था ताकि जो मज़ीद माशी नुकसान की तरफ मुल्क जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एहतजाज करें, सबको एहतजाज करने का हक़ है। आप मेरे साथ कुछ करेंगे, मेरे घर वाले भी आपके साथ एहतजाज करने बैठ जाएंगे। हाँ, कल को मौका मिलेगा तो आप करेंगे। हाँ, तो इसमें तो एहतजाज करने का तो सबको राइट है ना। आप अगर आप तारीख़ पढ़ें, इस्लामी तारीख़, तो बहुत पीछे सहाबा इकराम के दौर से अगर आप चलें, तबा ताबीन और आप तो पढ़ें तो काफ़ी आप देखें तो लोग उसके अंदर एहतजाज का इनकार नहीं है। इनकार इस चीज़ का है कि मईशियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम और आप उसी मुल्क में रह रहे हैं, उसी मुल्क से हमने और आपने खाना है और उसी मुल्क में हमने रहना है। हमारा और आपका अगर अपने ही मुल्क के अंदर चीज़ों को लेकर नुकसान पैदा करेंगे और अपनी चीज़ों को मईशियत को नुकसान देंगे तो देखें मैं आपको बताऊँ वज़ीरों को, अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ना। जलाने वाले जो है ना वो एक आम क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आज 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद जब ये मैटर सॉर्ट हो जाएगा और सेटल्ड हो जाएगा तो आफ्टर इम्पैक्ट आप ही के ऊपर आना है, जिसके हाथ में डंडा है उसी के ऊपर इम्पैक्ट आना है इसका। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। मुदस्सिर फारूकी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं एक आम शहरी होने के नाते मैं आपको बताऊं तो मुझे बड़ी एक अजीब सी तकलीफ़ दह सूरत हाल नज़र आती है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या करें, हमारा मुल्क किस
जानिब जा रहा है, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए कैसे हालात और कैसा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? मेरी अहलिया मुझसे रात कह रही थी कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो हमारे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो क्या हमारे बच्चों के इस मुल्क में फ्यूचर है? तो मैंने उसको ऐसी बात रात की बात बता रहा हूँ आपको, जब ये सब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई, इतना जलाओ घेराव हुआ पूरे पाकिस्तान में, बच्चे फैमिलीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर डर जाते हैं, आपको मालूम है। देखिए, मुल्क में ये तो सियासी इंतशार तो हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। एक वक्त तक कराची के अंदर हर 4 दिन बाद हड़ताल हो जाया करती थी, उसी के बाद भी कराची को निकाला अल्लाह ताला ने। वक्त तो आना जाना चीज़ है और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अगर आप अभी देखें तो काफ़ी लोग पाकिस्तान छोड़ के अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, कोई तालीम के वीज़े पे निकल गया, कोई नौकरियों के वीज़े पे निकल गया। जिसके बस में था, जिसका हाथ। जी, हमारे तो एक जानने वाले ने अपना घर बेच के यहाँ से कराची से, और उसने अपने पैसे 6 महीने बैंक अकाउंट में रखे हैं और उनको वो स्टेटमेंट शो करके वो भी निकल गया, ठीक है ना, पाकिस्तान से, कि उससे मतलब वो निकल गई पूरी फैमिली। अगर हमारा मुल्क इसी तरह रहा तो आपके मुल्क का एक तबका जो इस मुल्क को ओन कर सकता है, जो इस मुल्क को चला सकता है, चाहे वो तालीम के मैदान में चला सकता हो, मईशियत के मैदान में चला सकता हो, इंडस्ट्रीज़ के मैदान में चला सकते हो, अगर आप ऐसा तबका अगर बाहर निकल गया तो आपका मुल्क वाकई बहुत ज़्यादा खसारे में चला जाएगा। अगर हम इंतशार को और नफ़रत की आग को इस तरह फैला दें, आप समझ रहे हैं कि आपका और हमारा और हमारे और आपके बच्चों का अगर इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हमें इस मुस्तक़बिल नहीं दिखता। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि जो हो रहा है बेहतरी की तरफ हो, हर कदम बेहतरी की तरफ होना चाहिए मुल्क के अंदर। और सिर्फ भाई किसी को तो फ्रंट फुट पे आना होगा ना। देखिए, मैं यही कहता हूँ मुझे कि कोई तो ऐसी ताकत होगी कि जो सामने आके बेड़ा उठाएगी, ओके अब इसको जो है ना वो सही रास्ते पे लेके आना है और हम सब मिलके लेके आएंगे। सर, बात यह है कि ये इमरान खान साहब ने सोचा था कि मैं फ्रंट पे आया हूँ और मैं ये बीड़ा उठाऊंगा और मैं इस मुल्क को एक तरफ लेके जाऊंगा, और उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर कुछ फ़ैसले ऐसे हुए जो मुल्क के हक़ में गए। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो अकेले तो इस मुल्क को नूर नहीं कर सकते, सियासी जमातें भी हैं, मुखालिफिन जमातें भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, उनके मुशीर भी हैं, वज़ीर भी हैं, उसके अंदर कुछ आप समझें कि फरमाइशी लोग भी मौजूद होते हैं, इतने सारे लोग। तो इस मुल्क के लिए जो आपने जैसे बात फरमाई ना कि एक हमें फ्रंट फुट पे आना, तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रंट फुट पे आना चाहते हैं तो उनको फ्रंट फुट पे आना नहीं दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान की जो वो है, आप समझें कि 4-5 सियासी जमातों के साथ साथ ही पाकिस्तान 75 साल का हो गया ना। इसमें नई सियासी जमातें इस तरह जन्म नहीं ले सकती। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, पब्लिक की उसके अंदर लोगों की पॉजिटिविटीज़ नेगेटिविटीज़ हैं, लोग कौम बनाने के लिए इमरान खान साहब की बड़ी जद्दोजहद है, भुट्टो साहब की बड़ी जद्दोजहद है, मियाँ साहब की बड़ी जद्दोजहद है, पूरे इन्होंने आप समझें कि लाखों फॉलोअर्स बनाने में सबके 50-50 साल लग गए। पीपल्स पार्टी की 50 साल सियासी जद्दोजहद और जाके पीपल्स पार्टी आज अल्हम्दुलिल्लाह को बनी है। अगर तहरीक इंसाफ की अगर है तो उसकी भी कोई 25 साल की बड़ी मुल्क के लिए खिदमात हैं तो जाके जमात बनी है। तो आज अगर कोई नई पार्टी या नए लोग आना चाहते हैं तो उनको अगले फिर मजीद 25 साल लगेंगे नई जमात बनाने के लिए, 10 साल बनेंगे। कुछ बीच में नई समय सियासी जमातें आई लेकिन वो माजी का हिस्सा बन गई, उस तरह नहीं बन सकी। तो इसका आपका कहने का मतलब है कि सियासी जमातों में से ही किसी जमात को ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, इन्हीं जमातों में से लोगों को बेड़ा उठाना पड़ेगा। नई जमात की तरफ जाएंगे तो आप 20-25 साल आप वेट कीजिए, क्योंकि जमात तो बनने में और लोगों को जमा करने में, काफिला बनाने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और प्रोग्राम के अख्ताम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इलेक्शंस जब भी हों, जैसे भी हों, उसमें जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका जो फ़र्ज़ है वोट अदा करना, उसको सही लोगों तक, सही लोगों को वोट दीजिए ताकि वो कल को आके इस मुल्क की सही तरह से बागडोर संभाल सकें। जो भी सही है, जो भी आपको लगता है, मतलब किसी इस काम में किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए हमें ये फ़ैसले करने हैं ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए एक अच्छा, एक खूबसूरत, आज से बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जा सकें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।